हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे प्रैक्टिस सेशन की नेक्स्ट क्लास के अंदर। दोस्तों हम लोग इनकम टैक्स का प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं जिसके अंदर वन शॉट रिवीजन, एमसीक्यूज एंड आप लोग के पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, आरटीपी क्वेश्चंस कवर करे जा रहे हैं। उसी सीरीज के अंदर हमारी ये नेक्स्ट वीडियो है। मेजरली हमने इनकम टैक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप कर लिए हैं। आज के सेशन में दो छोटे टॉपिक्स एडवांस टैक्स और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस हम लोग निपटा देंगे। ज्यादा समय नहीं लगेगा, छोटे टॉपिक्स हैं, जल्दी जल्दी हम इसको अगले 1 घंटे के अंदर कवर अप कर लेंगे। राइट, तो सर आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने बाकी टॉपिक्स अभी तक कवर अप नहीं करे हैं तो मैंने यहां पर प्लेलिस्ट क्रिएट करवा दिया है। आप उस प्लेलिस्ट में जाके बाकी टॉपिक्स का भी रिवीजन कर सकते हैं एंड मेक श्योर कि आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर कर रहे हैं सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दिस सीरीज। राइट, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को। सबसे पहले हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है एडवांस टैक्स। अब जैसे कि आप लोग को बेसिक क्लास में बताया गया था कि हम लोग प्रीवियस ईयर के अंदर इनकम अर्न करते हैं और असेसमेंट ईयर में आपके इनकम का असेसमेंट होता है, आप टैक्स डिपॉजिट करते हो, आप रिटर्न फाइल करते हो। यह एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो आपको बताई गई है। लेकिन सरकार को ऐसा लगता है कि अगर प्रीवियस ईयर में इनकम कमाई गई और असेसमेंट ईयर में हमारे पास टैक्स आया तो मतलब 1 साल का देरी हो जाएगा। पिछले साल की इनकम पे अब टैक्स आएगा, मतलब टैक्स का कलेक्शन 1 साल से लेट हो जाएगा। तो सरकार ने अपने टैक्सेस को अर्ली स्टेज पर कलेक्ट करने के लिए 3 शस्त्र तैयार करे। एक शस्त्र टीडीएस, ये हम पढ़ चुके हैं, एक टीसीएस, ये हम आगे पढ़ेंगे, और एक एडवांस टैक्स जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं। ये 3 ऐसे शस्त्र हैं गवर्नमेंट के पास जो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन अर्ली स्टेज पर लेकर आते हैं। एडवांस टैक्स को हम बोलते हैं पे एज यू अर्न स्कीम। पे एज यू अर्न स्कीम क्या बोलते हैं, मतलब सर जैसे जैसे आप पैसा कमाते जाओगे वैसे वैसे आप सरकार को टैक्स का पैसा देते जाओगे। सर ये एडवांस टैक्स के प्रोविजन सभी असेसीज के ऊपर लगते हैं, मतलब आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, फर्म हो, एओपी हो, बीओआई हो, कोई भी हो, सब असेसीज के ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजन लगते हैं। लेकिन कब लगते हैं सर, जब आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा की होती है। तो अगर आपकी साल भर की इनकम इतनी है, अगर आपकी साल भर की इनकम इतनी है कि उसके ऊपर 10,000 या उससे ज्यादा का टैक्स बनेगा, आपकी इनकम इतनी है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा होगी, तो आपके ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजन लग जाएंगे। ध्यान रहे, आपको आपकी टैक्स लायबिलिटी एस्टिमेट करनी है, अंदाजा लगाना है। अगर आपकी अंदाजन एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा है तो आपके ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजन लगेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मेरी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 से कम है तो मेरे ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजन नहीं लगेंगे। अगर मेरी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 से कम है तो मेरे ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजन नहीं लगेंगे। कब लगेंगे, जब मेरी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा रहेगी तो। अच्छा, एक एक्सेप्शन निकल कर आता है कि कब आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी भले 10,000 से ज्यादा है, आपको एडवांस टैक्स के प्रोविजंस की कंप्लायंस नहीं करनी। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, सीनियर सिटीजन कौन होता है सर, रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसकी एज 60 इयर्स या उससे ज्यादा की होती है, उसको हम सीनियर सिटीजन बोलते हैं। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपके पास पीजीबीपी में इनकम नहीं है, आप बिजनेस इनकम नहीं कमा रहे, आप प्रोफेशनल इनकम नहीं कमा रहे, तो उस केस में आपके ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। मतलब 2 सिनेरियो ऐसे हैं जहां पर एडवांस टैक्स नहीं लगता। पहला सिनेरियो, अगर आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 से कम है तो वहां पर एडवांस टैक्स का प्रोविजन नहीं लगता। दूसरा, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपके पास पीजीबीपी में इनकम नहीं है तो उस केस में भी एडवांस टैक्स के प्रोविजंस नहीं लगते। ठीक है सर। अच्छा सर, असेसी को क्या करना रहता है सर, असेसी को अपनी इनकम एस्टिमेट करनी है। मैं साल भर में कितना पैसा कमाऊंगा, किस सोर्स से कितनी इनकम आएगी, मुझे वो एस्टिमेट करनी पड़ेगी। सर ये करना तो बड़ा मुश्किल होगा, नहीं मुश्किल नहीं है। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आप अपनी इनकम आराम से असेस कर सकते हो कि आपके पास साल भर में कितना आएगा।
आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है, आपने वो किराए पर उठा रखी है, आपको पता है आपके पास साल भर में कितना आएगा। आपके पास कोई एफडी है, किसी को लोन दे रखा है, आपको पता है आपके पास कितनी इंटरेस्ट इनकम आएगी। तो कई जगहों पर आपके पास इनकम एस्टिमेट करना बड़ा आसान है। लेकिन अगर आप बिजनेस इनकम चला रहे हो और प्रोफेशनल इनकम चला रहे हो तो वहां पर थोड़ी कठिनाई आ सकती है इनकम को एस्टिमेट करने में। अब यहां पर भी हम एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं। अब जैसे पिछले साल अगर आपकी पीजीबीपी में इनकम 10 लाख की थी और आपको लगता है कि 10% की ग्रोथ चल रही है, तो मतलब इस साल आप 11 लाख रुपए तक कमा लोगे, तो आप उसके हिसाब से टैक्स निकाल दोगे, राइट। तो आपको अपनी इनकम क्या करनी है, एस्टिमेट करनी है, और उस इनकम को एस्टिमेट करके अपनी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। अगर आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी मोर देन और इक्वल टू 10,000 है तो आपको टैक्स एडवांस में पे करना है, मतलब प्रीवियस ईयर में ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। पहली इंस्टॉलमेंट आप 15 जून ऑफ द प्रीवियस ईयर में देंगे, दूसरी इंस्टॉलमेंट आप 15 सितंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर में देंगे, तीसरी इंस्टॉलमेंट आप 15 दिसंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर में देंगे, और चौथी इंस्टॉलमेंट आप 15 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर में देंगे। यानी कि आप जो एडवांस टैक्स है वो 4 इंस्टॉलमेंट पे जमा करोगे। आपका जो एडवांस टैक्स है वो 4 इंस्टॉलमेंट्स पे आप जमा करोगे। पहली इंस्टॉलमेंट आपके पास 15 जून को जाएगी, दूसरी 15 सितंबर को जाएगी, तीसरी 15 दिसंबर को जाएगी, और चौथी 15 मार्च को जाएगी। पहली इंस्टॉलमेंट में आपको आपकी टैक्स लायबिलिटी का 15% तक सरकार के पास पहुंचाना है। मतलब मिनिमम 15% ऑफ योर टैक्स लायबिलिटी शुड बी डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट एज अ एडवांस टैक्स अप टू 15th ऑफ जून। 15th ऑफ सितंबर तक आपकी टैक्स लायबिलिटी का 45% सरकार तक पहुंच जाना चाहिए, अप टू 45% पहुंच जाना चाहिए। पहली इंस्टॉलमेंट पे 15% तक पहुंच जाना चाहिए और दूसरी इंस्टॉलमेंट पे 45% तक पहुंच जाना चाहिए। इसका मतलब आपको पहली इंस्टॉलमेंट पे 15% देना है, दूसरी इंस्टॉलमेंट पे 30 देना है। पहली पे 15 दे दिया, दूसरी पे 30 दे दिया, तो मतलब दूसरी इंस्टॉलमेंट तक क्यूमुलेटिवली एग्रीगेट में सरकार के पास 45 पहुंच जाएगा। तीसरी इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर को जाएगी और 15 दिसंबर तक अप टू 75% सरकार के पास पहुंचना चाहिए। सर अप टू 75 का मतलब क्या हुआ कि सर पहली इंस्टॉलमेंट पे 15 दे दिया था, दूसरी इंस्टॉलमेंट पे 30 दे दिया, तीसरी इंस्टॉलमेंट पे भी 30 दे दो। अगर आपने तीसरी इंस्टॉलमेंट पे भी 30 दे दिया तो एग्रीगेट में सरकार के पास 75 पहुंच जाएगा। चौथी इंस्टॉलमेंट आते आते आपका 100% टैक्स सरकार के पास पहुंच जाना चाहिए। मतलब 15 मार्च तक आपकी टैक्स लायबिलिटी का 100% सरकार के पास जमा हो चुका होना चाहिए। तो 15 आपने पहली इंस्टॉलमेंट पे दे दिया था, 30 आपने दूसरी इंस्टॉलमेंट पे दे दिया था, 30 आपने तीसरी इंस्टॉलमेंट पे दे दिया था। मतलब तीसरी इंस्टॉलमेंट तक 75% गवर्नमेंट के पास पहुंच चुका था। चौथी इंस्टॉलमेंट पे आपको 25% और देना है। तो आपको 15% पहली इंस्टॉलमेंट, 30% दूसरी इंस्टॉलमेंट, एग्रीगेट में 45, तीसरी इंस्टॉलमेंट पे 30, एग्रीगेट में 75, चौथी इंस्टॉलमेंट पे 25, एग्रीगेट में 100%। मतलब ईयर खत्म होने से पहले आपका प्रीवियस ईयर एंड होता है 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर को। तो 31 मार्च आने से पहले आप देखो सरकार के पास आपका 100% टैक्स पहुंच चुका है। 15 मार्च तक सरकार चाहती है कि आप अपनी 100% टैक्स लायबिलिटी एडवांस में जमा कर दें। ये कब होगा? जब आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी जब आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा होगी। ठीक है सर, एग्जाम्पल करके बताओ एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालेंगे ये बताओ, और एक एग्जाम्पल करके बताओ। तो सिंपल है, एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलेगी? आपको अपनी नॉर्मल इनकम और स्पेशल इनकम एस्टिमेट कर लेनी है। आपने एस्टिमेट कर ली अपनी इनकम, इस पे आपने टैक्स निकाल दिया। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या किया, कंप्यूट कर लिया टैक्स अपनी नॉर्मल इनकम पे और स्पेशल इनकम पे। अगर ये 50 लाख को एक्सीड कर रही है तो सरचार्ज लगेगा 10%, 15%, 25%, 37% एज द केस में भी। उसके बाद आपने 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दिया, आपके पास टैक्स लायबिलिटी निकल कर आ गई। अब इसमें से अगर कोई टीडीएस कट रखा है तो वो माइनस कर देना, अगर कोई टीसीएस कलेक्ट हो रखा है तो वो माइनस कर देना। आपके पास एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। फिर से बोल रहा हूं, आपको आपकी नॉर्मल इनकम और स्पेशल इनकम पे टैक्स निकालना है। उस टैक्स में
सरचार्ज को ऐड करना है अगर टोटल इनकम एक्सीड कर रही होगी 50 लाख को। अगर आपकी टोटल इनकम एक्सीड कर रही है 50 लाख को तो उस केस में आप सरचार्ज को ऐड कर दोगे। उसके बाद आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को ऐड कर दोगे, आपके पास टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। इसमें से टीडीएस का डिडक्शन आप क्लेम कर लोगे, टीसीएस का कलेक्शन जो आपका हो रखा है वो आप क्लेम कर लोगे। जो रिजल्ट है दिस इज योर एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी। ये जो रिजल्ट है दिस रिजल्ट इज योर एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी। और अगर ये एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा की है या 10,000 भी है तो आपके ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजंस लग जाएंगे। एग्जांपल देखिए, मान लेते हैं कि आपके पास एस्टिमेटेड इनकम एज फॉलोज है। आपने अपनी 22-23 की इनकम को एस्टिमेट किया। आप कहते हैं कि आपके सैलरी हेड में 5 लाख रुपए आएंगे। आप कहते हैं कि आप एचपी में 3 लाख रुपए कमाएंगे। आप कहते हैं कि आप बिजनेस में 7 लाख रुपए कमाएंगे। मतलब आपका ग्रॉस टोटल इनकम 15 लाख का होगा और आप 80C टू 80U में 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन भी ले लेंगे। यानी कि आपके पास टोटल इनकम 1350 की आएगी। यह आपने एस्टिमेट कर लिया। अब इस 1350 के ऊपर आपने टैक्स निकाल लिया एट द स्लैब रेट, क्योंकि सारी आपकी नॉर्मल इनकम थी। पहले 10 लाख पे 1,12,500 मान के चल रहे हैं कि असेसी 60 ईयर से कम का है। बचे हुए 3,50,000 पे 1,05,000 आपका टैक्स निकला 2,17,500। इसमें सरचार्ज नहीं लगेगा क्योंकि इनकम 50 लाख के अंदर है। 4% का सेस लग जाएगा। आपकी टैक्स लायबिलिटी आ गई 2,26,200 रुपए की। आपके पास कोई भी टीडीएस और टीसीएस की इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 2,26,200 रुपए आ गई। अब 2,26,200 का 15% पहली इंस्टॉलमेंट पे चला जाना चाहिए। तो 15 जून 22 को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15 जून 22 को 2,26,200 का 15%। दूसरी इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर को 2,26,200 का 30%। तीसरी इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर को 2,26,200 का 30%। चौथी इंस्टॉलमेंट 15 मार्च को 2,26,200 का 25%। तो पहली इंस्टॉलमेंट पे 15, दूसरी पे 30, तीसरी पे 30 और चौथी पे 25। एग्रीगेट में आपका 100% टैक्स जो है गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा। सर अगर हम एडवांस टैक्स ना पे करें या फिर हम एडवांस टैक्स में डिफॉल्ट करें, शॉर्ट पेमेंट करें एडवांस टैक्स की, तो क्या होगा? तो बेटा अगर आप एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट पे डिफॉल्ट करोगे, मतलब या तो आप एडवांस टैक्स जमा ही नहीं करोगे या फिर आप शॉर्ट अमाउंट डिपॉजिट करोगे। या तो आप जमा ही नहीं करोगे, इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट ही नहीं करोगे, या तो आप शॉर्ट अमाउंट डिपॉजिट करोगे, तो सरकार आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करती है अंडर सेक्शन 234C। सरकार आपसे इंटरेस्ट चार्ज करती है अंडर सेक्शन 234C। और ये 234C पे जो इंटरेस्ट लगता है वो लगता है 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। मतलब पार्ट ऑफ द मंथ, एक दिन का भी डिले है तो उसे कंप्लीट मंथ मान के आपके इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन करी जाती है। तो इंटरेस्ट आपके पास लगेगा अंडर सेक्शन 234C। पहली इंस्टॉलमेंट पे अगर आपने डिफॉल्ट किया तो 3 महीने का इंटरेस्ट लगता है। दूसरी इंस्टॉलमेंट पे अगर डिफॉल्ट किया तो 3 महीने का इंटरेस्ट लगता है। तीसरी इंस्टॉलमेंट पे डिफॉल्ट किया तो 3 महीने का इंटरेस्ट लगता है। तो अगर आपने पहली, दूसरी, तीसरी 3 इंस्टॉलमेंट पे, पहली 3 इंस्टॉलमेंट पे अगर आपने डिफॉल्ट किया तो आपको इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ। फॉर एग्जाम्पल आपने पहली इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करी तो जो पहली इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है उस पे 1% का इंटरेस्ट लगेगा 3 महीने के लिए। या फिर अगर आपने शॉर्ट अमाउंट जमा करी तो जितना शॉर्ट जमा करा, जितना कम जमा किया, उस पे 1% इंटरेस्ट लगेगा 3 महीने के लिए। फिर आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट तक 45% पहुंच जाना चाहिए। अगर 45% से कम पहुंचा होगा तो रिमेनिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा 3 महीने के लिए 1% का पर मंथ। तीसरी इंस्टॉलमेंट तक 75 पहुंच जाना चाहिए। अगर 75 से कम पहुंचेगा तो जितना कम डिपॉजिट हुआ होगा उस पे 1% पर मंथ का इंटरेस्ट लगेगा 3 महीने के लिए। और अगर आपने चौथी अमाउंट पे डिफॉल्ट किया, अगर आपने चौथी अमाउंट पे डिफॉल्ट किया तो सर चौथी इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट लगता है 1% का 1 महीने के लिए। चौथी इंस्टॉलमेंट पे आपको इंटरेस्ट लगता है 1% का 1 महीने के लिए। याद रखना
कि 234C का जो इंटरेस्ट होता है वो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर चार्ज किया जाता है। आपका प्रीवियस ईयर के बाहर 234C का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो प्रीवियस ईयर 22-23 है तो 234C का इंटरेस्ट 22-23 में ही लगेगा। 22-23 के बाद अगर आपका कोई डिफॉल्ट कंटिन्यू होगा तो इंटरेस्ट 234B और 234A में लगेगा। 234C का इंटरेस्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल होता है। पहली इंस्टॉलमेंट पे डिफॉल्ट तो 3 महीने के लिए इंटरेस्ट 1% पर मंथ। दूसरी इंस्टॉलमेंट पे डिफॉल्ट 1% का इंटरेस्ट 3 महीने के लिए। तीसरी इंस्टॉलमेंट पे डिफॉल्ट 1% का इंटरेस्ट 3 महीने के लिए। चौथी इंस्टॉलमेंट पे डिफॉल्ट 1% का इंटरेस्ट 1 मंथ के लिए एप्लीकेबल होता है। सपोज करिए ऊपर वाले ही एग्जाम्पल में, ये 2,26,200 रुपए वाला जो एग्जाम्पल था, इसी एग्जाम्पल में सपोज कर लीजिए आपने पहली और दूसरी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करी, तीसरी इंस्टॉलमेंट पे आपने 1,00,000 रुपए जमा किया और चौथी इंस्टॉलमेंट पे आपने 90,000 रुपीज जमा किया। तो इस केस में आपका जो इंटरेस्ट निकलेगा, इस केस में आपका जो इंटरेस्ट निकलेगा अंडर सेक्शन 234C, वो कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। आपका इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। तो पहली इंस्टॉलमेंट पे आपके चले जाने चाहिए थे 33,930। कैसे आ रहा है? 2,26,200 का 15% जमा होना चाहिए था। 2,26,200 रुपए आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ रही थी। 2,26,200 का 15% आपको जमा करना चाहिए था। इतना एडवांस टैक्स ड्यू हुआ था, लेकिन आपने एडवांस टैक्स जमा करा ही नहीं। आपने एडवांस टैक्स जमा करा ही नहीं, तो आपका डिफॉल्ट कितने का हुआ? आपका डिफॉल्ट कितने का हुआ? इतना जमा करना था, आपने एक भी रुपया जमा नहीं करा, पूरे अमाउंट का डिफॉल्ट हुआ। अब जब पूरे अमाउंट का डिफॉल्ट हुआ तो इस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा 1% 3 महीने के लिए। अब एक बात याद रखना, जब कभी भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं 234C में या 234B में या 234A में, 234C में, 234B में, 234A में, तो हम डिफॉल्ट की जो अमाउंट होती है उसे राउंड ऑफ कर देते हैं इन मल्टीपल्स ऑफ 100। इन मल्टीपल्स ऑफ 100 मतलब जो फ्रैक्शन होगा वो फ्रैक्शन हमेशा इग्नोर हो जाएगा। तो जैसे 33,930 है, हम इसे 33,900 कर देंगे, मल्टीपल्स ऑफ 100। 35,990 है, हम 90 को इग्नोर कर देंगे, 35,900। 37,998 है, हम इसे 37,900 बना देंगे। मतलब ये जो फ्रैक्शन है 30, 90, 98, ये फ्रैक्शन को इग्नोर कर देते हैं, हम मल्टीपल्स ऑफ 100 की बात करते हैं। तो हमने 33,930 पे इंटरेस्ट नहीं लगाया, हमने 33,900 पे इंटरेस्ट लगाया। ठीक है, तो सर इतना अमाउंट जमा होना चाहिए था, कुछ भी जमा नहीं हुआ, पूरे अमाउंट का डिफॉल्ट है, इसको मल्टीपल्स ऑफ 100 में कन्वर्ट किया, 1% का इंटरेस्ट लगा दिया 3 महीने के लिए। अब दूसरी इंस्टॉलमेंट पे 45% तक पहुंच जाना चाहिए। दूसरी इंस्टॉलमेंट पे 45% तक पहुंच जाना चाहिए। मतलब 2,26,200 का 45% 1,01,790 पहुंच जाना चाहिए। हमने दूसरी इंस्टॉलमेंट पे भी कुछ जमा नहीं करा, मतलब पूरे का डिफॉल्ट हो गया 1,01,790। इस 1,01,790 में ये वाला इंक्लूडेड है, अलग से ऐड मत कर देना, क्योंकि मैंने यहां पे 45 लिया है। अगर 45 ले रहा हूं तो पहली और दूसरी इंस्टॉलमेंट का मिलाकर ले रहा हूं। पहली और दूसरी इंस्टॉलमेंट मिला के 45 जाना चाहिए। एक भी रुपया जमा नहीं हुआ, पूरा डिफॉल्ट चल रहा है, मल्टीपल्स ऑफ 100 में कन्वर्ट किया, 90 को इग्नोर कर दिया, 1,01,700 पे 1% 3 महीने के लिए चार्ज कर दिया। ठीक है, इसके बाद तीसरी इंस्टॉलमेंट पे पहली, दूसरी, तीसरी मिला के 75 चला जाना चाहिए। तीसरी इंस्टॉलमेंट तक 75 चला जाना चाहिए। 2,26,200 का 75% किया, 169,650 आया। तीसरी इंस्टॉलमेंट पे मैंने 1,00,000 रुपए जमा कर दिए, तो 169,650 पहुंचने चाहिए थे, मैंने 1,00,000 रुपए पहुंचा दिए। मतलब मैंने इतना टैक्स शॉर्ट जमा करा हुआ है, 69,650 का टैक्स मैंने शॉर्ट जमा किया हुआ है। तो जितना टैक्स मैंने शॉर्ट जमा किया है उस पे 1% लग जाएगा 3 महीने के लिए।
अगेन इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 50 को इग्नोर कर दूंगा, 69,600 पे चार्ज करूंगा। चौथी इंस्टॉलमेंट पे 100% टैक्स पहुंचना चाहिए, 226,200। मैंने चौथी इंस्टॉलमेंट पे 90,000 रुपए और जमा कर दिए, तो 1,00,000 रुपए तीसरी इंस्टॉलमेंट पे जमा किए थे, 90,000 रुपए चौथी इंस्टॉलमेंट पे जमा कर दिए, मतलब मैंने टोटल 190 का टैक्स जमा कर दिया। जमा करना था 226,200, जमा किया हुआ है 190, डिफॉल्ट हुआ 36,200 का, ऑलरेडी राउंडेड ऑफ है, इस पे 1% का इंटरेस्ट 1 मंथ के लिए। पहली 3 इंस्टॉलमेंट पे 3-3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, पहली 3 इंस्टॉलमेंट पे 3-3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, आखिरी इंस्टॉलमेंट पे जो डिफॉल्ट होता है उसमें 1 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। क्लियर? 234C का इंटरेस्ट सबको समझ में आ गया? 234C का इंटरेस्ट सबको क्लियर है भाई? अब देखिए, इनकम को सही तरीके से एस्टिमेट कर पाना पॉसिबल नहीं है। कई बार क्या होता है कि इनकम पिछले ट्रेंड को फॉलो नहीं करती, राइट? तो कई बार आप सही तरीके से अपनी इनकम को एस्टिमेट नहीं कर पाते। तो ऐसे केस में सरकार कहती है कि अगर आप शुरुआती इंस्टॉलमेंट्स पे कुछ कम अमाउंट भी जमा कर देते हो तो हम आपके ऊपर 234C का इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। जैसे आपकी पहली इंस्टॉलमेंट 15 जून को जानी है, मतलब साल के शुरू के 3 महीने भी नहीं बीते हैं, 2.5 महीने बीते हैं, आपको आपका 15% टैक्स जमा करना है। तो यार शुरू में पूरे साल की इनकम को एस्टिमेट करना विल बी अ क्वाइट डिफिकल्ट टास्क। मतलब आप यहां पे खड़े हो, आप 15 मार्च को खड़े हो, 15 जून को खड़े हो और आप ये देख रहे हो कि आपको पूरे साल का बताना है कितना इनकम होगा। भाई कैसे बता पाओगे? अभी आपके केवल 2.5 महीने ही बीते हैं, तो 2.5 महीने ही बीते हैं, आपका फ्यूचर बहुत बड़ा है। तो यहां पर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप सही इनकम एस्टिमेट ना कर पाओ। अगर 15 जून को इनकम सही एस्टिमेट नहीं होगी तो टैक्स भी सही कैलकुलेट नहीं होगा, टैक्स सही कैलकुलेट नहीं होगा तो एडवांस टैक्स सही नहीं जाएगा, एडवांस टैक्स सही नहीं जाएगा तो इंटरेस्ट की तलवार आपके ऊपर लटक जाएगी। तो सरकार कहती है कि शुरुआत की जो 2 इंस्टॉलमेंट्स हैं, 15 जून और 15 सितंबर, हम यहां पर आपको रिलैक्सेशन दे रहे हैं। अगर आपने पहली 2 इंस्टॉलमेंट पे थोड़ा कम एडवांस टैक्स भी जमा कर दिया तो हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। हमने पूछा भाई कितना जमा कर दिया, तो सरकार कहती है कि कोई भी इंटरेस्ट आपसे चार्ज नहीं होगा 234C में अगर आप पहली इंस्टॉलमेंट पे अप टू 12% तक जमा करवा दो। मतलब हमें 15% चाहिए, लेकिन अगर आप 12% भी जमा करवा देते हो तो हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। दूसरी इंस्टॉलमेंट तक हमारे पास 36% आ जाना चाहिए। मतलब पहली इंस्टॉलमेंट पे 12 दे दो, दूसरी इंस्टॉलमेंट पे 24 दे दो, सब मिला के 36 हो गया। तो अगर तुमने पहली इंस्टॉलमेंट तक 12 दे दिए और दूसरी इंस्टॉलमेंट तक 36 दे दिए तो हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन तीसरी इंस्टॉलमेंट से हमको सारा मैटर बिल्कुल करेक्ट चाहिए। तीसरी इंस्टॉलमेंट पे 75 रिक्वायर्ड है, 75 ही देना पड़ेगा। चौथी इंस्टॉलमेंट पे 100% रिक्वायर्ड है, आपको 100% ही देना पड़ेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर पहली इंस्टॉलमेंट पे 12% तक का हमने टैक्स जमा कर दिया तो पहली इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। दूसरी इंस्टॉलमेंट तक 36 पहुंचाना है, मतलब पहली में 12, दूसरी में 24, मिला के टोटल 36। अगर हम 36 तक पहुंचा देते हैं दूसरी इंस्टॉलमेंट पे तो उस पे भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। तीसरी पे 75 चाहिए और चौथी पे 100 चाहिए ही चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, सपोज करिए मिस्टर एक्स है, इनकी टैक्स लाइबिलिटी है 150, इनकी टैक्स लाइबिलिटी है 150, इन्होंने एडवांस टैक्स जमा करा है 15 जून को 19,000। अब अगर आप चेक करोगे तो 19,050 150 का कितने परसेंट है? 19,000 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100, अगर आप ये निकालोगे तो ये 12.66% आएगा, ये 12.66% आएगा। तो यहां पर आपसे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा पहली इंस्टॉलमेंट पे, ये माना जाएगा कि पहली इंस्टॉलमेंट पे कोई डिफॉल्ट ही नहीं है। दूसरी इंस्टॉलमेंट तक 36 पहुंचना चाहिए, आपने पहली में 19 दिया, दूसरी में आपने 20 दिया, टोटल आपने 39 दिया।
39,150 का कितने परसेंट होता है? 39,150 का 26% होता है। सरकार को कितना चाहिए था? 36। आपने 36 से कम जमा किया है। अगर आपने 36 से कम जमा किया है तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट लगेगा। तीसरी इंस्टॉलमेंट तक कितना जमा हो जाना चाहिए था? 75। आपने जमा किया पहली में 19, दूसरी में 20, तीसरी में 70। मतलब आपने जमा किया 19 प्लस 20 39, 39 प्लस 70 1,09,000। 1,09,150 का कितना होता है? 1,09,150 का कितना होता है सर? ये होता है 72.66%। मतलब 75 चाहिए, आपने 75 से कम दिया है, यहां पर भी आपको इंटरेस्ट लगेगा। और चौथी इंस्टॉलमेंट तक 100% पहुंच जाना चाहिए। आइए चेक करते हैं। तो सर पहली इंस्टॉलमेंट पे आपका एडवांस टैक्स ड्यू हुआ है 150 का 15%, 22,500। आपने एडवांस टैक्स जमा किया है 19,000। तो जो टैक्स आपने जमा किया है वो 12.66% है। हालांकि जमा 22,500 होना चाहिए था, आपने 19,000 रुपए जमा किया है, आपने 3,500 रुपीज कम जमा करे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा 234C में। क्योंकि आपने क्या कर दिया है सर? क्योंकि आपने 12% का टैक्स जमा कर दिया है। क्योंकि आपने 12% तक का टैक्स जमा कर दिया है, इसलिए पहली इंस्टॉलमेंट पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। 22,500 पहुंचना चाहिए 15%, 19,000 पहुंचा है 12.66%। 3,500 रुपए शॉर्ट जमा हुए हैं, लेकिन सरकार माफ कर देगी, इंटरेस्ट नहीं लगाएगी। दूसरी इंस्टॉलमेंट पे 45% पहुंचना चाहिए 67,500। आपने 39,000 पहुंचाया है। 39,150 का 26% होता है। सरकार को दूसरी इंस्टॉलमेंट तक 36 चाहिए था, आपने 26 पहुंचाया है, मतलब इंटरेस्ट चार्ज होगा। जमा होना चाहिए था 67,500, जमा हुआ है 39, डिफॉल्ट हुआ है 28,500 का। इस 28,500 पे 1% लगेगा 3 महीने के लिए। तीसरी इंस्टॉलमेंट पे 150 का 75, यानी कि 1,12,500 पहुंचना चाहिए। आपने 19,000 प्लस 20,000 प्लस 70,000, 1,09,000 रुपए जमा करे हैं 3 इंस्टॉलमेंट्स पे, जो कि 72.66% होता है। आपने 3,500 रुपए की शॉर्टफॉल करी है। इस 3,500 पे 1% का ब्याज लगेगा 3 महीने के लिए। चौथी इंस्टॉलमेंट पे 100% पहुंचना चाहिए। चौथी इंस्टॉलमेंट पे 100% पहुंचना चाहिए, यानी कि पूरा का पूरा 150 पहुंचना चाहिए। और आपने पूरा 150 पहुंचा दिया है। आपने 19 प्लस 20 39, 39 प्लस 70 109, 109 प्लस 41 150। आपने चौथी इंस्टॉलमेंट पे पूरा 100% गवर्नमेंट के पास जमा करा दिया है, यानी कि आपके पास कोई भी डिफॉल्ट नहीं है, यहां पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो आपके पास दूसरी इंस्टॉलमेंट पे 855 का इंटरेस्ट, तीसरी इंस्टॉलमेंट पे 105 का इंटरेस्ट, टोटल आपके पास 960 का इंटरेस्ट निकलकर आ चुका है। ठीक है जी, समझ में आया? बहुत बढ़िया। इसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B कब लगता है? जब ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपने 90% से कम एडवांस टैक्स जमा किया हो। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अगर आपने 90% से कम एडवांस टैक्स जमा किया हो तो 234B का इंटरेस्ट लगता है 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। कब से लगना शुरू होता है सर? ये फर्स्ट डे ऑफ द असेसमेंट ईयर से लगना शुरू होता है और तब तक लगता है जब तक आप टैक्स का पैसा जमा नहीं कर देते। आपका प्रीवियस ईयर के अंदर 234C का इंटरेस्ट लगता है। अब अगर आपने प्रीवियस ईयर में 90% से कम एडवांस टैक्स दिया होगा तो जैसे ही असेसमेंट ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल, यहां पर 234B लगना शुरू हो जाएगा। और कब तक लगेगा? जब तक आप टैक्स का पैसा जमा नहीं कर देते। जब तक आप टैक्स का पैसा जमा नहीं कर देते। इसके बाद 234A का इंटरेस्ट कब लगता है सर? जब रिटर्न फाइलिंग की डेट निकल जाती है जो 139(1) में दी है, और उसके बाद आप रिटर्न फाइल करते हो और टैक्स का पैसा जमा करते हो। तो यहां पर अगर आपने 139(1) की रिटर्न निकल गई,
1391 की रिटर्न की डेट निकल गई और उसके बाद आपने टैक्स का पैसा जमा किया, तो इस केस में आपको 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा रिटर्न फाइलिंग डेट के बाद से लेकर जब तक आपने टैक्स का पैसा जमा किया है। तो देखिए, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि सर मान लीजिए आपकी रिटर्न फाइलिंग डेट 31 जुलाई की है, रिटर्न फाइलिंग डेट 31 जुलाई की है और आपने रिटर्न फाइल करी है, मान के चलते हैं 31 दिसंबर को, आपने रिटर्न फाइल करी है 31 दिसंबर को। तो अब क्या होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर में लेस देन 90% एडवांस टैक्स दिया है, आपने एडवांस टैक्स जो दिया है वो लेस देन 90% दिया है, आपने प्रीवियस ईयर में एडवांस टैक्स लेस देन 90% दिया है, तो जब असेसमेंट ईयर शुरू होगा तो यहां पर आपके पास 1 अप्रैल से लेकर 31 ऑफ दिसंबर तक आपका 234B का इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक 234B का इंटरेस्ट लगेगा। रिटर्न फाइलिंग डेट निकल जाने के बाद से यानी कि 1 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर तक आपके पास इंटरेस्ट लगेगा 234A का। 234B का इंटरेस्ट लगता है अगर 90% से कम एडवांस टैक्स जमा किया है। 234A का इंटरेस्ट लगता है अगर रिटर्न फाइलिंग के बाद टैक्स जमा हुआ है। दो अलग अलग इंटरेस्ट हैं। 234B का इंटरेस्ट लगता है अगर आपने प्रीवियस ईयर में 90% से कम एडवांस टैक्स जमा किया है और 234A का इंटरेस्ट लगता है जब आपने रिटर्न फाइलिंग की डेट के बाद टैक्स का पैसा जमा किया है। तो जैसे ही प्रीवियस ईयर खत्म होगा 1 अप्रैल से 234B लगना शुरू हो जाएगा। कब तक लगेगा, जब तक आप टैक्स का पैसा जमा नहीं कर देते। रिटर्न फाइलिंग की डेट के बाद से आपका 234A लगना शुरू होगा। कब तक लगेगा, जब तक आप टैक्स का पैसा जमा नहीं कर देते। मिस्टर एक्स है, इनकी टैक्स लायबिलिटी है 2 लाख रुपए की। इन्होंने एडवांस टैक्स 1,45,600 रुपीज जमा किया था 22-23 में। बैलेंस टैक्स इन्होंने डिपॉजिट किया 10 दिसंबर को अलॉन्ग विद रिटर्न ऑफ इनकम। इनकी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की डेट थी 31 जुलाई की। अब देखिए, आपको टैक्स जमा करना था 2 लाख, आपने जमा किया 145,600। तो मैंने चेक किया कि 145,600 2 लाख का कितना परसेंट है, ये 2 लाख का 72.8% है। अब क्योंकि आपका एडवांस टैक्स 90% से कम जमा हुआ है तो आपके ऊपर 234B का इंटरेस्ट लगेगा। 234B का इंटरेस्ट 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर से लगना शुरू होता है और कब तक लगता है, जब तक आप बैलेंस टैक्स का पैसा जमा ना कर दें। बैलेंस टैक्स का पैसा आपने 10 दिसंबर को जमा किया। ये पीरियड कितना है, ये पीरियड 8 महीने और 10 दिन का है। पार्ट ऑफ द मंथ कंप्लीट मंथ माना जाता है, तो 8 महीने 10 दिन का मतलब 9 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। डिफॉल्ट कितने का है, 2 लाख रुपए जमा होने चाहिए थे, 145,600 रुपीज जमा हुए। 2 लाख माइनस 145,600, आपका जो डिफॉल्ट है 54,400 का है। आपका डिफॉल्ट 54,400 का है। 54,400 पे 1% का इंटरेस्ट लगेगा 9 महीने के लिए। इसके बाद आपकी रिटर्न फाइलिंग की डेट थी 31 जुलाई। आपने रिटर्न और टैक्स दोनों जमा करे 10 दिसंबर को, तो 31 जुलाई के बाद से 234A लगेगा। 234A का इंटरेस्ट आपके ऊपर लगेगा रिटर्न फाइलिंग की डेट के बाद से 1 अगस्त से लेकर 10 दिसंबर तक, यानी कि 4 महीने और 10 दिन। 4 महीने और 10 दिन यानी कि 5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। डिफॉल्ट की अमाउंट कितनी है, कितना टैक्स लेट जमा हो रहा है, 54,400 लेट जमा हो रहा है। इस 54,400 पे 1% का इंटरेस्ट लगेगा 5 महीने के लिए। इस 54,400 पे 1% का इंटरेस्ट लगेगा 5 महीने के लिए। राइट, दिस इज 234, दिस इज 234C। तो बेसिकली इनकम टैक्स की एबीसी उल्टी चल रही है। इनकम टैक्स की एबीसी उल्टी चल रही है। प्रीवियस ईयर में पहले 234C लगता है, फिर जब असेसमेंट ईयर शुरू होता है, जब असेसमेंट ईयर शुरू होता है तो असेसमेंट ईयर के शुरुआत से 234B लगना शुरू हो जाता है। और कब तक लगता है, जब तक आप टैक्स का पैसा जमा नहीं करते। अब अगर आपने रिटर्न फाइलिंग डेट के बाद पैसा जमा किया, रिटर्न फाइलिंग डेट के बाद आपने टैक्स डिपॉजिट किया, तो इस केस में
रिटर्न फाइलिंग के बाद आपके ऊपर 234A लगना शुरू हो जाएगा। तो पहले 234C लगेगा प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर में 90% से टैक्स कम जमा हुआ है तो आपके पास असेसमेंट ईयर की शुरुआत से 234B लग जाएगा। रिटर्न फाइलिंग के बाद अगर टैक्स का पैसा जमा किया है तो रिटर्न फाइलिंग के बाद 234A लगेगा। तो पहले C लगेगा, फिर B लगेगा और फिर A लगेगा। ठीक है मालिक, एक लास्ट चीज रह गई है अब इसके अंदर, एक लास्ट चीज रह गई है इसके अंदर। सर नॉर्मल इनकम्स को एस्टिमेट करना आसान है। आप सैलरी की इनकम, एचपी की इनकम, पीजीबीपी की इनकम, डिविडेंड की इनकम, इंटरेस्ट की इनकम, रेंट की इनकम, रॉयल्टी की इनकम एस्टिमेट कर सकते हो। उस पे आप टैक्स निकाल के एडवांस में टैक्स का जमा कर सकते हो। लेकिन आपकी जो स्पेशल इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, 112A, एसटीसीजी, आपकी जो कैजुअल इनकम है, इनको आप पहले से एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो इन पे एस्टिमेटेड बेसिस पे टैक्स नहीं लगता, इन पे एक्रूअल बेसिस पे टैक्स लगता है। मतलब जब भी ये एक्रू हुई है उसके बाद की जो इंस्टॉलमेंट है एडवांस टैक्स की, वहां तक इसका टैक्स का पैसा जमा हो जाना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए ये आपका एक प्रीवियस ईयर है, ये आपका प्रीवियस ईयर है, आपको कैपिटल गेन हुआ है 1 अक्टूबर को, आपको कैपिटल गेन हुआ है 1 अक्टूबर को। तो जब आप 15 जून की इनकम एस्टिमेट करेंगे तो उसमें कैपिटल गेन नहीं होगा, उस पे जो टैक्स लायबिलिटी आएगी उसका 15% 15 जून को जमा होगा। 15 सितंबर को जब आप इनकम एस्टिमेट करेंगे तो उसमें कैपिटल गेन नहीं होगा। जो भी इनकम एस्टिमेट करी है उस पे जो भी टैक्स आएगा उसका 45% आप 15/9 को जमा करेंगे। लेकिन जब 15 दिसंबर आएगी तब तक कैपिटल गेन हो चुका होगा। अब आप 15 दिसंबर को जब इनकम एस्टिमेट करोगे तो उसमें कैपिटल गेन को अकाउंट फॉर करोगे और उसका जो टैक्स निकलेगा उसका 75% 15 दिसंबर को जमा होगा और 100% आपका 15 मार्च तक जमा होगा। तो आपको दो बारी टैक्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एक बारी विदाउट कैपिटल गेन और एक बारी इंक्लूडिंग कैपिटल गेन। पहली दो इंस्टॉलमेंट पे जो आपका एडवांस टैक्स जाएगा वो वाली टैक्स लायबिलिटी पे जाएगा जिसमें कैपिटल गेन नहीं रहेगा, और अगली दो पे जाएगा जिसपे आपका कैपिटल गेन रहेगा। अगर मान लो कैपिटल गेन यहां ना होता, कैपिटल गेन यहां होता, तो आपकी पहली वाली इंस्टॉलमेंट में भी कैपिटल गेन ना होता, दूसरी वाली में भी कैपिटल गेन ना होता, तीसरी वाली में भी कैपिटल गेन ना होता, चौथी वाली में कैपिटल गेन को इंक्लूड करते। सर अगर 15 मार्च से 31 मार्च के बीच में कैपिटल गेन हुआ तो, अगर 15 मार्च से 31 मार्च के बीच में आपके पास कैपिटल गेन हुआ तो उसका टैक्स का पैसा आपको 31 मार्च तक जमा करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? 15 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में अगर कैपिटल गेन हुआ तो उसका पैसा आपको 31 मार्च को जमा करना पड़ेगा। सैलरी आपके पास 6 लाख की है, एचपी आपके पास 2 लाख की है, कैपिटल गेन 10 नवंबर को हुआ है 1.5 लाख का। तो अब मैं एक बारी टैक्स निकालूंगा ये 8 लाख की इनकम पे, और एक बार मैं टैक्स निकालूंगा ये 9,50,000 की इनकम पे। 8 लाख की इनकम पे 75,400 का टैक्स आता है, 9,50,000 की इनकम पे 1,06,600 का टैक्स आता है। तो पहली इंस्टॉलमेंट पे मैं 75,400 का 15% पे करूंगा 11,310। दूसरी इंस्टॉलमेंट पे 75,400 का 45% माइनस जितना मैं पहली इंस्टॉलमेंट पे दे चुका हूं। तीसरी इंस्टॉलमेंट पे 1,06,600 का 75% माइनस जितना मैं पहली दूसरी इंस्टॉलमेंट पे दे चुका हूं। चौथी इंस्टॉलमेंट पे 1,06,600 का 100% माइनस पहली इंस्टॉलमेंट पे जितना दे चुका हूं, दूसरी इंस्टॉलमेंट पे जितना दे चुका हूं, तीसरी इंस्टॉलमेंट पे जितना दे चुका हूं। तो जब दूसरी इंस्टॉलमेंट का टैक्स निकालूंगा 45%, तो पहली इंस्टॉलमेंट वाला माइनस कर दूंगा। तीसरी इंस्टॉलमेंट का 75% निकालूंगा तो पहली दो इंस्टॉलमेंट को माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये तो मैं दे चुका हूं ना, ये अमाउंट मेरे को पे करनी है। ठीक है, कुल मिलाकर कहने का मतलब कि पहली दो इंस्टॉलमेंट्स पे आप इस वाले पे टैक्स पे करोगे और बाकी दो इंस्टॉलमेंट्स पे आप इस वाले पे टैक्स पे करके चलोगे। और इसी के साथ हमारा जो एडवांस टैक्स का प्रोविजन है वो कंप्लीट हो गया अलोंग विद एग्जांपल। और अब हम लोग बेटा जी चर्चा करेंगे अगले चैप्टर की, जिसका नाम है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। चलिए जल्दी से सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस को रिवाइज करते हैं।
अगेन मैं क्लास नोट्स का यूज कर रहा हूं, इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। अगर आप कहोगे तो मैं एडवांस टेक्स्ट वाले और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस दोनों के जो क्लास नोट्स है वो अपलोड करवा दूंगा, राइट। चलो बहुत बढ़िया। तो सर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का मतलब क्या है? दो चीजों की बात हो रही है, एक लॉसेस को एडजस्ट करने की बात हो रही है, और अगर प्रॉफिट्स कम है लॉसेस ज्यादा है तो फिर उस केस में लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने की बात हो रही है। तो पहले हम लोग सेट ऑफ की बात करेंगे और बाद में हम लोग कैरी फॉरवर्ड की बात करेंगे। अब लॉसेस को सेट ऑफ करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। एक होता है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, जिसको हम विद इन द हेड एडजस्ट करने की बात करते हैं, और एक होता है इंटर हेड एडजस्टमेंट, जहां पर हम एक हेड के लॉस को दूसरे हेड की इनकम के साथ एडजस्ट करते हैं। तो हमेशा याद रखना, सबसे पहले आप सेक्शन 70 लगाते हो, आप इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करते हो। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट को इंटर सोर्स एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। इंटर सोर्स एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो आपके पास हाउस प्रॉपर्टी का एक हेड है, उसमें आपके पास HP1 में लॉस है और HP2 में आपके पास 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है। तो आपने HP1 के लॉस को HP2 की इनकम के साथ एडजस्ट किया। इसको या तो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट बोलते हैं क्योंकि आपने HP की इनकम को HP के लॉस के साथ एडजस्ट कर लिया, और या फिर इसको इंटर सोर्स एडजस्टमेंट बोलते हैं, मतलब विद इन द हेड आपके पास जो डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम है आपने उससे इसको सेट ऑफ करा दिया। तो हमेशा सबसे पहले सेक्शन 70 लगता है, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट पहले किया जाता है। उसके बाद सेक्शन 71 लगता है जिसमें हम इंटर हेड एडजस्टमेंट करते हैं, एक हेड के लॉस को दूसरे हेड की इनकम के साथ एडजस्ट करते हैं। जैसे हमारे पास HP में 50,000 रुपए का लॉस था, हमारे पास कैपिटल गेन में 70,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, हमने 50,000 के लॉस को 70,000 के कैपिटल गेन से एडजस्ट कर लिया, हमारे पास 20,000 की इनकम निकलकर आ गई है, राइट। तो अब जो हमारे जनरल रूल्स हैं सेट ऑफ के, वो क्या कहते हैं? सैलरी हेड के अंदर तो कोई लॉस आता ही नहीं है, तो उसको सेट ऑफ करने की बात ही नहीं आएगी। अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी हमारे पास लॉस निकल कर आएगा, तो सबसे पहले हम इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करेंगे, एक हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को दूसरे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर आप कितने भी अमाउंट ऑफ लॉस को एडजस्ट कर सकते हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब HP1 में अगर 10 लाख का लॉस है और HP2 में अगर 15 लाख की इनकम है, तो आप 10 लाख के लॉस को बिंदास एडजस्ट करो 15 लाख की इनकम से, कोई टेंशन नहीं है। मतलब विद इन द हेड आपको HP के लॉस को अगर एडजस्ट करना है तो आपके पास कोई भी अमाउंट का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपको इंटर हेड एडजस्टमेंट करना है HP के लॉस का, तो इस केस में आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का ही लॉस इंटर हेड एडजस्टमेंट के लिए लेकर जा सकते हो। बैलेंस अमाउंट ऑफ जो लॉस होगा वो आपको क्या करना पड़ेगा? कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। इंटर हेड एडजस्टमेंट आप किसी भी हेड से कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। मतलब HP का जो लॉस है वो सैलरी की इनकम से, PGBP की इनकम से, कैपिटल गेन की इनकम से, अदर सोर्सेज की इनकम से, किसी से भी एडजस्ट हो जाएगा। बस याद रखना कि कैजुअल इनकम से आपको एडजस्टमेंट करने को नहीं मिलता। कैजुअल इनकम से आप कभी भी कोई भी लॉस एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर आपने कैजुअल इनकम कमाई है तो उस पे ना तो आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, ना तो कैजुअल इनकम का खर्चा, ना ही कोई लॉसेस आप सेट ऑफ कर सकते हो। कैजुअल इनकम अगर कमाई है तो 30% का टैक्स तो देना ही पड़ता है। तो इंटर हेड एडजस्टमेंट HP का अवेलेबल है, लेकिन मैक्सिमम 2 लाख रुपए का। किसी भी इनकम से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, कैजुअल इनकम को छोड़कर। अब हम कोशिश इस तरीके से करते हैं एडजस्टमेंट करने की कि हमारी ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी कम निकले। तो सबसे पहले आप इसे एडजस्ट करने की कोशिश करना 112 से, LTCG 112 से, फिर STCG 111A से, और फिर किसी और इनकम से। इस ऑर्डर में आप अपने HP के लॉस को एडजस्ट करने की कोशिश करना, इससे आपका जो टैक्स लायबिलिटी निकलेगा वो कम निकलेगा। इसके बाद आपके पास अगला हेड निकल कर आता है PGBP। PGBP में हमारे पास 3 तरीके की इनकम आ सकती है। हमारे पास स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस आ सकता है, हमारे पास स्पेक्युलेटिव लॉस आ सकता है, अदर बिजनेस का लॉस आ सकता है। स्पेसिफाइड बिजनेस का जो लॉस होता है वो केवल स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ होता है, और किसी से आप इसे सेट ऑफ नहीं कर सकते। 35 AD में हमने स्पेसिफाइड बिजनेसेस पढ़े थे जिनका 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर हमको ईयर में ही अलाउ हो जाता है। तो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस हमेशा स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ होता है।
स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में जो लॉस है वो भी हमेशा स्पेक्यूलेटिव बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ होता है, लेकिन जो नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेसेस हैं, जो आपके नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेसेस हैं, उनके लिए आप इंट्रा हेड एडजस्टमेंट और इंटर हेड एडजस्टमेंट दोनों कर सकते हो। पहले आपको क्या करना है सर? पहले आपको इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करना है। जब आप इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करोगे तो आप नॉन स्पेक्यूलेटिव के लॉस को पीजीबीपी के हेड में किसी भी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। आप इसे नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, आप इसे स्पेक्यूलेटिव बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, आप इसे स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। ध्यान से सुनना मेरी बात को। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस केवल और केवल स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम से सेट ऑफ होता है, मतलब इसको नॉन स्पेक्यूलेटिव स्पेक्यूलेटिव से एडजस्ट नहीं कर सकते। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस भी केवल स्पेक्यूलेटिव बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ होता है और किसी से नहीं होता। लेकिन जो आपके नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस है, नॉन स्पेक्यूलेटिव जो बिजनेस है, उनका जो आपका लॉस है वो आपका सबसे पहले इंट्रा में किसी भी बिजनेस इनकम से हो जाएगा, नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस से भी हो जाएगा, स्पेसिफाइड बिजनेस से भी हो जाएगा, स्पेक्यूलेटिव से भी हो जाएगा। अगर मान लो लॉस ज्यादा है, इंट्रा में एडजस्ट नहीं हो पा रहा, तो उस केस में आप उसका इंटर हेड एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। पीजीबीपी का लॉस आप किसी से भी सेट ऑफ करा लो, दो चीजों से सेट ऑफ नहीं हो सकता, सैलरी से सेट ऑफ नहीं हो सकता और कैजुअल इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। पीजीबीपी का लॉस किसी से भी सेट ऑफ हो जाएगा, बस सैलरी से सेट ऑफ नहीं होगा और आपके कैजुअल इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। पीजीबीपी के लॉस को भी सेट ऑफ करने के लिए हम यही क्राइटेरिया यूज करेंगे। सबसे पहले हम पीजीबीपी के लॉस को एलटीसीजी 112, फिर एसटीसीजी 111A और फिर बाकी किसी इनकम के पास लेकर जाएंगे। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ कि सर ये दो जो लॉसेस हैं बिजनेस हेड के अंदर, ये दो जो लॉसेस हैं बिजनेस हेड के अंदर, इनका ना तो इंट्रा एडजस्टमेंट होता है और ना ही इनका इंटर हेड एडजस्टमेंट होता है। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस केवल स्पेसिफाइड इनकम से, स्पेक्यूलेटिव का लॉस केवल स्पेक्यूलेटिव की इनकम से, नॉन स्पेक्यूलेटिव का लॉस किसी भी बिजनेस इनकम से हो सकता है, चाहे वो नॉन स्पेक्यूलेटिव हो, चाहे वो स्पेक्यूलेटिव हो, चाहे वो स्पेसिफाइड हो। और अगर यहां पर आपके पास लॉसेस ज्यादा है, प्रॉफिट्स कम है, तो आप दूसरे हेड के पास भी जा सकते हो, बस सैलरी के पास मत जाना और कैजुअल इनकम के पास मत जाना। इसके बाद आपके पास कैपिटल गेन आता है। कैपिटल गेन के अंदर आपके पास दो तरीके के लॉस आएंगे, या तो शॉर्ट टर्म या तो लॉन्ग टर्म। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कैपिटल गेन के अंदर इंट्रा हेड एडजस्टमेंट तो होती है, लेकिन इंटर हेड एडजस्टमेंट अलाउड नहीं है। मतलब कैपिटल गेन का लॉस केवल कैपिटल गेन के अंदर ही सेट ऑफ होता है, ये सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, अदर सोर्सेस के पास नहीं जाता। अब अगर आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो आप इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A किसी से भी एडजस्ट कर सकते हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर सकते हो। तो पहले लॉन्ग टर्म से एडजस्ट करने की कोशिश करना 112 से, फिर आप बाकी किसी इनकम से एडजस्ट करना। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो होता है 112 और 112A वाला, ये केवल और केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट होता है, ये शॉर्ट टर्म से एडजस्ट नहीं होता। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों से एडजस्ट हो जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किसी से भी एडजस्ट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं हो सकता। ठीक है जी। इंटर हेड एडजस्टमेंट कैपिटल गेन में आते ही नहीं है। इसके बाद आता है अदर सोर्सेस। इनकम अंडर दैट अदर सोर्सेस में दो तरीके के लॉस आते हैं। एक आता है OMRH का लॉस। OMRH का मतलब ओनिंग एंड मेंटेनिंग द रेस हॉर्सेस। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का जो लॉस होता है वो ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस की इनकम से ही एडजस्ट होता है। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स का जो लॉस होता है वो ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स की इनकम से ही एडजस्ट होता है और किसी से एडजस्ट नहीं होता। अदर सोर्सेस के अंदर OMRH के अलावा अगर कोई लॉस है तो उसका इंट्रा हेड एडजस्टमेंट किसी भी इनकम से हो जाएगा, मतलब विद इन द हेड अदर सोर्सेस की किसी भी इनकम से हो जाएगा।
इंटर हेड में किसी भी इनकम से हो जाएगा। बस ध्यान रखना कि कैजुअल इनकम से आपका कोई भी लॉस एडजस्ट नहीं होता। मतलब अदर सोर्सेस का लॉस अदर सोर्सेस की किसी भी इनकम से हो सकता है और बाकी हेड्स की किसी भी इनकम से हो सकता है। ओएमआरएच का लॉस केवल ओएमआरएच की इनकम से ही हो सकता है। अगर आपने कैजुअल इनकम कमाई है तो जो भी लॉस आपने इनकर किया है उसे आप सेट ऑफ नहीं करा पाएंगे। कैजुअल इनकम आपने कमाई है, कोई भी लॉस अगर आपने इनकर किया है, 10,000 रुपए की लॉटरी खरीदी है लेकिन लॉटरी लगी ही नहीं, तो पूरे के पूरे 10,000 रुपए बर्बाद हो गए। वो 10,000 का कोई भी एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके पास कोई इनकम है तो उस इनकम को आप कैजुअल इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते। नो लॉस इज अलाउड टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कैजुअल इनकम। तो कैजुअल इनकम का लॉस अलाउ नहीं होता और कैजुअल इनकम से लॉस अलाउ नहीं होता। इसके बाद आता है कैरी फॉरवर्ड। अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है लॉसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए तो फिर आपके लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं। हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस होता है वो 8 असेसमेंट ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। तो जैसे अगर 23-24 का लॉस है तो इस लॉस को 8 असेसमेंट ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 24-25, 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, 30-31, 31-32, 32-33। तो ये कब तक जा सकता है? ये असेसमेंट ईयर 32-33 तक जा सकता है। आपका 23-24 का जो लॉस है वो आपके अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। 24-25, 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, 30-31, 31-32, सॉरी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया, 31-32 तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। पहले ठीक लिखा हुआ था। ओके जी। अब पीजीबीपी के अंदर अगर आपके पास स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है, ये अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड होता है। अगर स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है तो ये 4 असेसमेंट के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। अगर नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस में लॉस है तो ये 8 असेसमेंट ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, अनएब्जॉर्ब फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर है, अनएब्जॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा है, ये अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड करे जाते हैं। कैपिटल गेन के जो लॉसेस होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ये भी 8 असेसमेंट ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होते हैं। ओएमआरएच का लॉस 4 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड होता है। यहां पर ध्यान रखना, आपके अदर सोर्सेस के लॉस ओएमआरएच के अलावा जो आपका अदर लॉस है वो कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। ओएमआरएच के अलावा आपका जो लॉस है वो कभी भी आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। याद रहेगी मेरी बात। ओएमआरएच के अलावा और कोई भी लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू कैरी फॉरवर्ड द लॉसेस, अगर आपको लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है, इन ऑर्डर टू कैरी फॉरवर्ड द लॉसेस, असेसी को क्या करना पड़ता है, असेसी को फाइल करनी पड़ती है अपनी रिटर्न ऑफ इनकम अप टू द ड्यू डेट एज पर 139(1). अगर आप चाहते हो कि आपके लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम टाइम से फाइल करना पड़ेगा। अगर रिटर्न ऑफ इनकम लेट फाइल करोगे तो उस केस में आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है। लेकिन अगर आप रिटर्न लेट फाइल करते हो तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड करे जा सकते हैं। अगर आप रिटर्न लेट फाइल करते हो तो भी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड करे जा सकते हैं। इन दोनों के अलावा और कोई लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम टाइम से फाइल नहीं किया। आपने एक बारी लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर दिया, एक बार आपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो कैरी फॉरवर्ड होने के बाद आपका केवल इंट्रा हेड एडजस्टमेंट होता है, इंटर हेड एडजस्टमेंट अलाउ नहीं होता। पीजीबीपी का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया तो फिर वो पीजीबीपी से ही सेट ऑफ होगा। एचपी का लॉस अगर कैरी फॉरवर्ड हो गया तो वो फिर एचपी से ही सेट ऑफ होगा। मतलब एक बार लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो फिर उस केस में इंटर हेड एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी, सिर्फ इंट्रा मिलेगी। अब ये बात अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के ऊपर लागू नहीं होती। आपका जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो आपके पास कैरी फॉरवर्ड होने के बाद भी बाकी हेड से सेट ऑफ किया जा सकता है, सैलरी और कैजुअल इनकम को छोड़कर। कैजुअल इनकम और सैलरी को छोड़कर बाकी किसी से भी कैरी फॉरवर्ड एडजस्ट किया जा सकता है। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड होने के बाद भी बाकी इनकम से एडजस्ट हो सकता है, मतलब उसके लिए इंटर हेड एडजस्टमेंट अवेलेबल रहती है, लेकिन सैलरी और कैजुअल इनकम के अलावा।
ये किसकी बात कर रहा हूं, अनएब्जॉर्ब्ड की। अनएब्जॉर्ब्ड के अलावा और कोई लॉस है तो कैरी फॉरवर्ड होने के बाद इंटर हेड एडजस्टमेंट नहीं मिलती, मतलब केवल इंट्रा एडजस्टमेंट मिलती है। ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ क्या रहेगा पीजीबीपी के लिए, आपका जो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन है उसमें से पहले करंट ईयर का डेप माइनस किया जाएगा, उसके बाद आपके पास ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस माइनस किया जाएगा, उसके बाद अनएब्जॉर्ब डेप, अनएब्जॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा और अनएब्जॉर्ब फैमिली प्लानिंग का खर्चा बाद में माइनस किया जाएगा, क्योंकि इनके पास अनलिमिटेड टाइम पीरियड है, इनके पास अनलिमिटेड टाइम पीरियड है कैरी फॉरवर्ड के लिए, और इसके पास लिमिटेड टाइम पीरियड है 8 असेसमेंट ईयर। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग प्रॉफिट बिफोर डेप में करंट ईयर का डेप माइनस करेंगे, उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को माइनस करेंगे, फिर अनएब्जॉर्ब डेप को, अनएब्जॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च को, अनएब्जॉर्ब फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर को उसके बाद माइनस करेंगे। और इसी के साथ हम लोग ने कंप्लीट हमारा जो सेट ऑफ वाला चैप्टर है उसे भी रिवाइज कर लिया है। विद इन एन आवर 55 मिनट्स के अंदर हमारा एंटायर रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप यहां तक आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं, क्या आप लोग को वन शॉट रिवीजन से फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखें। बाय टू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।